नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो नया प्रश्न है वो है सैंधवकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी जो प्राचीन कालीन भारतीय जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं के अंतर्गत जो सिंधु घाटी या जो सैंधव सभ्यता पनपी थी उन सैंधव सभ्यता की महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषताएं थी, या उस समय समाज कैसा था, या जो समाज के अंदर रहने वाले लोग थे उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उन्हीं सब विशेषताओं की चर्चा करेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ये जो सिंधु घाटी कह सकते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो सैंधवकालीन जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता उस समय प्राग ऐतिहासिक काल में पनपी थी। इस सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं, या इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत हम उन महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करेंगे जो किसके अंतर्गत आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सैंधव सभ्यता थी, इस सैंधव सभ्यता को सर्वप्रथम 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन नाम का एक अधिकारी था। किस नाम का? चार्ल्स मेसन नाम का एक अधिकारी था, और इस अधिकारी ने एक टीले की खोज की थी। किसके? टीले की खोज की थी। सिर्फ एक टीले की खोज की थी, लेकिन उस समय तक इसके अंदर क्या नहीं की गई थी, खुदाई नहीं की गई थी। और फिर इसके बाद में सन 1856 के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन मार्शल। क्या है? एक व्यक्ति है जॉन मार्शल। जब 1856 के अंदर लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। किसका? रेलवे लाइन का जब निर्माण किया जा रहा था, तब यहाँ पर जब खुदाई की गई थी, उस खुदाई के अंदर अनेक प्रकार की ईंटें निकली थी। उसी समय सर्वप्रथम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जिसने पता लगाया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन मार्शल। और ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसको हम कह सकते हैं, ये सिंधु हमारी जो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर भारत का जो कह सकते हैं जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ से बहने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी की जिस तरह चेनाब है, रावी नदी, ये सभी सहायक नदियां हैं। तो इन सहायक नदियों के आसपास में जो भी प्राचीन कालीन सभ्यताएं पनपी, उन सभ्यताओं को क्या कहा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखा गया था। तथा इस सिंधु घाटी सभ्यता को जो सिंधु नाम देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जॉन मार्शल ही था। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजा गया क्षेत्र था, या जो सर्वप्रथम जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वो किया गया था 1920 या 21 के अंदर। कब? 1920 या 21 के अंदर। कहाँ? एक जगह है जिसका नाम है हड़प्पा। इस हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था सन 1920 या 21 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया था? उत्खनन का कार्य किया गया था। इस कारण जो सर्वप्रथम खोदा गया जो क्षेत्र था, या जहां खुदाई की गई थी, वो क्षेत्र कौन सा था? हड़प्पा था। इस कारण ये जो सैंधवकालीन सभ्यता है, इस सैंधवकालीन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के नजदीक पनपने के कारण इसको सिंधु सभ्यता, या इसको हम कह सकते हैं ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ खुदाई के अंदर कह सकते हैं भी एक ईंटों, बहुत सी ईंटों निकली थी। ईंटों के बाद में यहाँ जो समाज था या जो नगर निर्माण था वो एक सुव्यवस्थित तौर तरीके से किया जाता था। तो इसी कारण इस जो सभ्यता, इसको हड़प्पा या कह सकते हैं भी सैंधवकालीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी खुदाई या उत्खनन का कार्य किसने किया था? 1920-21 के अंदर दयाराम साहनी। फिर इसके बाद में 1922 के अंदर, किसके अंदर? 1922 के अंदर राखल दास बनर्जी द्वारा, किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा एक स्थल खोजा गया था जो वर्तमान में ये हड़प्पा है, पाकिस्तान है हड़प्पा। फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो, फिर चहूदड़ो, फिर सुतका, गेंटकोर, ये जो क्षेत्र थे वो कहाँ गए? वर्तमान में पाकिस्तान में। जो दूसरा क्षेत्र कब खोदा गया था? 1922 के अंदर। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा। वो क्षेत्र कौन सा था? मोहनजोदड़ो।
कौन सा क्षेत्र था? मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो के अंदर भी एक कांस्य युगीन मूर्ति मिली है, यानी एक योगी की मूर्ति मिली है। इस प्रकार जो प्राचीन कालीन भारतीय जो समाज था या जो उत्खनन खुदाई के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर भारतीय जो पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों द्वारा ये अनुमान लगाया गया था भी हो सकता है प्राचीन कालीन समय के अंदर यहाँ रहने वाले लोगों का रहन सहन ऐसा था, खान पान ऐसा था, यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या थी वो ऐसी थी, उनके घरों का निर्माण, उनके जो घरों का निर्माण किया जाता था वो पक्की ईंटों का था, या उसके ऊपर जो प्लास्टर की जो प्रक्रिया थी वो कैसी प्रक्रिया थी। तो ऐसे इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सिंधु कालीन सभ्यता थी, इसको हम क्या कह सकते हैं? सैंधव कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी जो नदी है, उस नदी के आसपास के क्षेत्रों में जब खुदाई की गई थी, उसी खुदाई के अंतर्गत अनेक प्राचीन कालीन अनेक प्रकार के हमको ऐसे साक्ष्य मिले जिसके माध्यम से हमको ये पता लगाया जा सके भी वहां भी कुछ समय पहले या बहुत समय पहले भी वहां कुछ, या कह सकते हैं भी कई प्रकार के लोगों का वहां रहन सहन या वहां अनेक प्रकार की बस्तियां बसी हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के ऊपर हमने अब थोड़ी सा जो पहले की परिचर्चा, उस परिचर्चा को करते हुए अब हम करते हैं महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी। प्रमुख विशेषताओं के अंदर प्रिय विद्यार्थियों जो पहला नंबर है वो है स्थापत्य कला। पहला स्थान है वो किसका है? स्थापत्य कला। तो अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु के आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो लोग भवन निर्माण की कला में निपुण थे। किस कला के अंदर? यानी जो भवन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस भवन निर्माण की कला में क्या थे? निपुण थे। यानी वो भवनों का निर्माण करना क्या जानते थे? भली भांति तौर तरीके से भवनों का निर्माण करना चाहते थे, निर्माण करना जानते थे। यानी भवनों का निर्माण कैसा किया जाएगा, किस प्रकार के इसके अंदर गारे का यानी जो विलय वो किया जाएगा, किस प्रकार ईंटों का निर्माण किया जाएगा, तो वो सब जो जानकारियां हैं वो जानकारियां किस सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे हम? स्थापत्य कला के अंतर्गत। जो सिंधु, ये जो स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला की जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? यानी यहाँ का जो जीवन था, कहाँ का? सैंधवकालीन सभ्यता के अंदर जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा गया है भी यहाँ का जो जीवन था वो क्या था? एक शुद्ध धार्मिक जीवन था। क्या था? शुद्ध धार्मिक तरीके से जीवन जिया जाता था यहाँ के लोगों का, तथा ये यहाँ के लोग आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बारे में इस सभ्यता के अंदर किस चीज का कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं चलता है? पता नहीं चलता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है वो क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्या? जो सिंधु लोग थे वो जब नगरों का निर्माण करते थे, किसका? नगरों का जब निर्माण करते थे तो वो नगरों का निर्माण किस प्रकार से करते थे? सुव्यवस्थित तरीके से। सुव्यवस्थित तरीके से किसका निर्माण करते? नगरों का निर्माण करते थे। तीसरा क्या है? जब किसी भवन का निर्माण किया जाता था तो इसके अंदर किसका? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसका? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसका? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तथा साथ ही साथ ये जो पक्की ईंट थे, इन पक्की ईंट की चिनाई या इसको कह सकते हैं एक मकान को तैयार करने के लिए किसका लेप या किसका उपयोग करते थे? मिट्टी के बनाए हुए गारे का प्रयोग करते थे। इस प्रकार के साक्ष्य मिले किस सभ्यता के अंतर्गत? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग क्या थे? उपयोगवादिता पर विश्वास करते थे। यानी कह सकते हैं भी परिष्क्रियन संचरण की प्रक्रिया का अंतर्गत अपना क्या करते हैं? व्यवहार करते थे। इसी कारण ये महत्वपूर्ण विशेषता थी किसकी? स्थापत्य कला की। अब चर्चा करते हैं इस स्थापत्य कला के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण हमको साक्ष्य मिले जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जो इस स्थापत्य कला के अंदर है वो है भवन निर्माण शैली। यानी भवनों का निर्माण या जो मकान बनाने की जो शैली थी, उन शैली को कैसे बनाते थे, किस योजना के अंतर्गत उसका निर्माण करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सैंधवकालीन सभ्यता थी इसके अंदर जो नगर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, किसकी? नगर निर्माण की जो प्रक्रिया है
वो उच्च कोटि के स्तर पर थी। किसके? उच्च कोटि के स्तर पर भवनों का निर्माण किया जाता था। किस स्तर पर? उच्च कोटि के स्तर पर भवनों का निर्माण किया जाता था, तथा जिन नगरों का निर्माण किया जाता था उन नगरों का निर्माण एक निश्चित उस नगर की रूपरेखा तैयार करके और उस नगर का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था, तथा एक किसके साथ में? एक निश्चित योजना के साथ में, यानी जो भवन का निर्माण करना है उस भवन के निर्माण करने से पहले एक सुनिश्चित योजना बनाई जाती थी। वहां के लोगों द्वारा भी एक नगर का निर्माण ऐसे करेंगे। तो कह सकते हैं भी जो महत्वपूर्ण विशेषता है स्थापत्य कला, उसका पहला पॉइंट क्या है? भवन निर्माण की जो शैली थी। दूसरा जो है वो है सड़कें, यानी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ ऐसे भी हमको साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों के माध्यम से हमको ये पता चलता है भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो यानी आवागमन के लिए या आने जाने के लिए किस प्रकार की सड़कों का उपयोग करते थे। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग एक जो सड़क होती थी उन सड़कों का निर्माण भी अपनी एक योजना के आधार पर करते थे, तथा अपनी जो एक योजना बनाई जाती है उस योजना को आधार मानकर ही क्या है? पक्की सड़कों का निर्माण किया जाता था। और ये सड़कें जो होती थी ये पूर्व से पश्चिम किधर की ओर जाती थी? पूर्व से पश्चिम, यानी इधर से इधर की ओर, और ऊपर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर इन सड़कों का निर्माण किस तरीके पर किया गया था? समकोण तरीके पर। और ये जो सड़कें हुआ करती थी ये सड़कें लगभग बहुत चौड़ी हुआ करती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, अगर वो आवागमन के रास्ते के लिए भी जब किसी सड़क का निर्माण करते थे उस सड़क का निर्माण भी क्या है? एक योजना बनाकर करते थे, तथा ये जो सड़कें थी ये एक इधर जाती थी और एक इधर, और ये जो समकोण जिसको हम बोलते हैं चौराहा, उस चौराहे का भी क्या महत्वपूर्ण इसके अंदर स्थान होता था। तथा जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर मिले हैं या जो घर के साक्ष्य मिले हैं उन सभी घरों का जो दरवाजा था वो क्या है? यानी एक मुख्य सड़क पर न निकल करके और इसके क्या है? सड़क के दूसरी ओर निकलता था। इसके अंतर्गत जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? नालियां। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नालियां। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ ऐसे नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोग थे उन लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया था भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो अपने घर का जो पानी है उस पानी को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पक्की नालियों का। किसका? पक्की नालियों का प्रयोग करते थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब वहां खुदाई की गई थी उस खुदाई के अंदर पक्की नालियों के भी साक्ष्य मिलते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो स्थापत्य कला के आधार पर साफ और सुथरी जिसको हम सभ्यता मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जिस भी चीज का निर्माण किया जाता था वो चीज को एक निश्चित योजना को आधार बनाकर ही उसका निर्माण किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी उनके द्वारा जो नालियों का निर्माण किया जाता था वो भी एक, यानी कह सकते हैं भी इस कारण वहां सड़कों के किनारे किनारे किसका निर्माण किया जाता था? नालियों का। इस प्रकार जो घर का निकला हुआ जो व्यर्थ पानी है या जो गंदा पानी है वो किस पर न फैले? सड़क पर न फैले, तथा नालियों के माध्यम से जिस स्थान पर पानी की निकासी मानी गई थी उस निकासी तक आराम से वो पानी चला जाए। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नालियों की भी क्या थी? उचित व्यवस्था थी। चौथी विशेषता है वो कौन सी है? भवन निर्माण। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जब वो भवनों का निर्माण करते थे तो उस भवनों का निर्माण स्वास्थ्य से संबंधी क्या? स्वास्थ्य से संबंधी सभी नियमों को ध्यान में रखकर, किसको? सभी नियमों को ध्यान में रखकर और अपने भवनों का निर्माण करते थे, तथा उन भवनों को उन सभी वस्तुओं से परिपूर्ण रखते थे जो उनके एक कह सकते हैं भी जीवन जीने का एक आधार था। और अपने जीवन के अंतर्गत जो भी वस्तुएं यानी महत्वपूर्ण मानी जाती थी उन सभी वस्तुओं को से परिपूर्ण होकर के ही वो किसका निर्माण करते थे? अपनी भवनों का निर्माण करते थे। और साक्ष्य के अंदर जब खुदाई की गई थी तो उस समय ये जो भवनों का निर्माण या तो ये भवन 2 मंजिल
क्या या तो ये भवन 2 मंजिल या 3 मंजिल भवनों तक के भी क्या मिले, हमको साक्ष्य मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने जो मकान बनाते थे उन मकानों के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, तथा पक्की ईंटों का प्रयोग करने के साथ साथ में और किसका जो प्लास्टर लगाया जाता था, या जिसको हम कह सकते हैं जिस वर्तमान समय में जिसको हम कहते हैं भी एक मकान की जो लिपाई की जाती थी, वो लिपाई के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे, गारे का प्रयोग करते थे। तो फिर ये विद्यार्थियों इस प्रकार हमने भवन निर्माण, नगरों का निर्माण और उसके बाद में सड़कें और नालियां, ये सब जितनी भी विशेषताएं थी वे किसके अंतर्गत आई गई थी, स्थापत्य कला के अंतर्गत आ गई थी। वो है सैंधव मूर्ति कला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ ये माना जाता है भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्ति बनाने में भी क्या थे, निपुण थे। किस क्या बनाने में, मूर्ति बनाने में भी निपुण थे। क्यों? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो उस खुदाई के अंदर अनेक प्रकार की मूर्तियों के साक्ष्य मिले। वो मूर्तियां या तो पत्थर की हो सकती है, या मिट्टी की बनी हो सकती है, या सोने चांदी तांबा या पीतल आदि धातुओं से बने हुई अनेक प्रकार की क्या है जो मूर्तियां मिली है। उन मूर्तियों को आधार मानकर और पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों द्वारा या जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये कहा गया था भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मूर्ति बनाने में भी क्या थे, निपुण थे। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार मोहनजोदड़ो के अंदर भी एक ऐसी योगी की मूर्ति मिली। उसके बाद में हड़प्पा की जब खुदाई की गई थी तो इस हड़प्पा की खुदाई के अंदर 2 प्रकार की मूर्तियां मिली। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मूर्तियां मिली, जिसके अंतर्गत एक तो काले पत्थर की थी और दूसरी जो मूर्ति थी वो किस पत्थर की थी, लाल पत्थर की थी। किस पर, यानी जो दूसरी मूर्ति थी वो किसकी थी, लाल पत्थर की थी। तो ये इन मूर्तियों के अंदर जो मूर्तियां बनाई गई थी वो पुरुष तत्व को, किस तत्व को, पुरुष तत्व को दर्शा रही थी। और पुरुष का जो एक गठीला बदन होता है उस गठीले बदन के बारे में ये दर्शा रही थी, तथा साथ ही साथ इन दोनों मूर्तियों के अंदर जो एक मनुष्य का शरीर होता है उस मनुष्य के शरीर के सौंदर्य को दर्शाया गया। तथा इसके अंदर ये जो लाल रंग के पत्थर से बनी हुई ये मूर्ति थी ये तो किसकी थी, मानव की। तथा जो काले पत्थर की जो एक मूर्ति थी वो एक महिला की थी, और वो महिला क्या कर रही थी, एक नृत्य कर रही थी। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो मूर्ति बनाने की जो कार्य थी उस कार्य के अंदर भी वो लोग क्या थे, निपुण थे, या कह सकते हैं भी परिपूर्ण थे। इसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा जब 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो इस खुदाई के अंदर एक ऐसी मूर्ति मिली है, क्या मिली, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके ऊपर एक कुबड़दार बेल का चित्र अंकित किया गया। किसका, कुबड़दार बेल का चित्र अंकित किया, और ऐसी भी मूर्ति मिली है। इसी के आधार पर यह कहा गया है भी जो सैंधवकालीन जो सभ्यता थी उसके अंदर मूर्ति निर्माण या जो मूर्ति कला थी उस कला में भी वहां के लोग क्या थे, दक्ष थे। तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सैंधव मूर्ति कला। जो चित्र बनाने की जो कला थी या जिस प्रकार मिट्टी के जो बर्तन थे उन बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी की जाती थी, तो इन चित्रकारी को जब यानी कह सकते हैं उत्खनन किया गया या जो खुदाई की गई, उन खुदाई के अंदर ऐसे कुछ साक्ष्य मिले या ऐसे कुछ कह सकते हैं भी मिट्टी के हम जिसको हम कह सकते हैं बर्तन मिले या कुछ भांडे मिले या जिसको हम मर्द भांड बोल सकते हैं, उनके ऊपर ऐसी चित्रित या किसी रंग के द्वारा ऐसा चित्रण किया गया था जिसके आधार पर पुरातत्व विभाग या जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया था भी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां के लोगों द्वारा चित्रकला का भी क्या है या चित्रकारी का भी महत्वपूर्ण कला थी, और उस कला में वो लोग क्या थे, निपुण थे। क्यों? क्योंकि यहां खुदाई के अंदर अनेक प्रकार के चित्रित पात्र, बर्तन, अनेक चित्रित क्या मिले हैं, अनेक चित्रित बर्तन मिले हैं। बर्तनों के साथ साथ में जो कांस्य की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के ऊपर भी चित्रकला की गई है। किसके ऊपर, कांस्य की मूर्तियों के ऊपर भी चित्रकला की गई है। अनेक प्रकार की मुद्राएं मिली है। इन मुद्राओं को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया भी सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो सैंधव सभ्यता के लोग क्या है, चित्रकला में भी अपनी क्या रखते थे,
चित्रकला में भी अपनी रुचि रखते थे। किसके आधार पर कहा गया है? क्योंकि खुदाई के अंदर अनेक प्रकार के मूर्तियां मिली है, चित्रित जो भांड मिले हैं, उन्हीं के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया था। तथा कुछ ऐसी नर्तकियों की मूर्ति मिली है जो अनेक प्रकार की जो भाव भंगिमाएं होती है, नृत्य करने के जो हाव भाव होते हैं, उन हाव भावों को दर्शाते हुए भी अनेक प्रकार की क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। इसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी तो उस मोहनजोदड़ो की खुदाई के अंदर एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके ऊपर एक व्यक्ति का क्या है? चित्र है। और वो चित्र जब उस चित्र को देखते हैं तो उस चित्र के अंतर्गत ऐसी बारीकी से रंगों का उपयोग किया है कि वो जो मूर्ति है उस मूर्ति को देखने के लिए एक आकर्षण का क्या मानी जाती है? प्रतीक मानी जाती है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या है? चित्रकला में भी निपुण थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी ये थी महत्वपूर्ण विशेषता। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है धातु कला। और धातु का मतलब है भी ऐसे लोहे के तो साक्ष्य मिले ही नहीं थे, अनेक प्रकार के कांसे, सोने, चांदी, इन सभी के ऊपर भी वहां के जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे? चित्रकारी किया करते थे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो सिंधु घाटी के लोग क्या है? अनेक धातुओं से परिचित है। जिस प्रकार सोना, चांदी, कांस्य और जो पीतल था, उन वस्तुओं को यानी जो जितना भी जो अवशेष मिलता था उन सब अवशेषों को क्या है? पिघला करके और वो उनको अनेक प्रकार के सांचों में ढाल करके अनेक प्रकार की क्या है? मूर्तियों का निर्माण बना करते थे। अनेक प्रकार के पहनने वाले आभूषणों का निर्माण करते थे। अनेक प्रकार के जो कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन या कह सकते हैं भी चांदी के बड़े बड़े बर्तनों के भी क्या मिले हैं? वहां साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस कला में भी निपुण थे? धातु कला में भी क्या थे? निपुण थे। तो वह नृत्य कला। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, खुदाई के अंदर कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले गए हैं किस सभ्यता के अंतर्गत? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जब अनेक स्थानों की खुदाई की गई थी, उन खुदाइयों के अंतर्गत ऐसे कुछ मूर्तियां मिली है। उसके अंदर कुछ तो क्या है? संगीत की ओर इशारा कर रही है भी इसके ऊपर ये मूर्ति बनी है, ये जो व्यक्ति है वो संगीत के या कह सकते हैं भी गीत का गायन कर रहा है, या कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है जिसके अंतर्गत वो क्या है? जो महिलाएं है वो क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो संगीत व नृत्य कला से भी क्या थे? परिचित थे। और एक यानी जो मोहनजोदड़ो के अंदर एक ऐसी मूर्ति मिली है जो किसकी है? उसके अंदर अनुमान ये लगाया गया कि वो एक क्या है? एक समारोह की मूर्ति है। और इस समारोह की मूर्ति के अंदर एक जो पुरुष है, क्या है? जो पुरुष है वो तो क्या बजा रहा है? ढोल बजा रहा है। तथा जो एक महिला है, क्या? एक जो महिला है वो महिला क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। इस प्रकार इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता संगीत व नृत्य कला में भी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, या महत्वपूर्ण प्रधान कला माना गया किसको? यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी उनमें भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। क्या? नक्काशी कला। तो प्रिय विद्यार्थियों, नक्काशी कला क्या होती है? ऐसे धातु, जिस धातु को एक सांचे में ढाल करके और उसको एक ऐसी प्रतिमा या एक ऐसी व्यक्ति या किसी देवी देव की क्या है? प्रतिमा का रूप दे देना क्या कहलाता है? नक्काशी का कार्य। तो कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जब उत्खनन किया गया तो उसके अंदर कुछ ऐसी भी मूर्तियां मिली है। उन मूर्तियों या मोहरों या बर्तनों से यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में भी निपुण थे? नक्काशी कला के अंदर भी निपुण थे। और इन निपुणों के पीछे कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले थे? जिसके अंदर एक तो थे मोहरें थी, या जो स्टील या कह सकते हैं जो पीतल के बर्तन थे, या जो कैस के बर्तन थे, चांदी के बर्तन थे। इन बर्तनों के ऊपर भी क्या की जाती थी इनके लोगों द्वारा? यानी सुंदर सुंदर नक्काशियां या चित्रकारी की जाती थी, जिसके आधार पर यह कहा गया भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे? यानी अपनी जो एक जो बर्तन बनाने की कला थी, उन बर्तन बनाने की कला के अंदर किसका प्रयोग करते थे? नक्काशी का भी प्रयोग करते थे। या खुदाई करके किसी बर्तन या किसी भांड पर खुदाई करके अनेक प्रकार के चित्रों या अनेक प्रकार के फूलों का क्या करना? अलंकरण करना भी किसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों
की वो क्या है, मोहर निर्माण कला। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो इस खुदाई के अंदर लगभग कितनी, लगभग यानी अनेक स्थानों की जब खुदाई की जा चुकी थी तो लगभग 550, कितनी, लगभग 550 मोहरें प्राप्त हुई है। लगभग कितनी, 550 मोहरें प्राप्त हुई है, जो या तो मिट्टी की बनी हुई है या किसकी, पत्थर की बनी हुई है। इस जो मोहर हैं या जो मोहरें हैं, इस मोहरों के ऊपर एक किसका चित्र है, बैल का चित्र है। इस बैल के साथ साथ में हाथी, गेंडा, हिरण आदि अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी थे, उन सभी पशु पक्षियों का किसके ऊपर चित्र मिलता था, इन मोहरों के ऊपर चित्र मिलता था। उसके बाद में जिस तरह भैंस थी या 12 सींगा था, इन सभी के भी चित्र क्या है, इन मोहरों के ऊपर अंकित हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, मोहर निर्माण करने की कला में भी क्या थे, निपुण थे। इस सभ्यता के अंदर जो आभूषणों का निर्माण करने की जो कला थी, वो भी कला भी क्या, इसको प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत होते हुए भी इस सभ्यता को क्या कहा गया है, कला के युगीन सभ्यता को माना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज का हमारा ये प्रश्न यही पूरा होता है। धन्यवाद।